आदरणीय गवर्नर श्रीमान विद्यासागर राव, आज के समारोह के केंद्र बिंदु नीता बहन, श्री मुकेश भाई और उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, दीपावली के त्योहार चल रहे हैं। आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात के लोग नया वर्ष भी मनाते हैं, उनको नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज बहनों का त्योहार है, भाई दूज, तो सभी बहनों को मेरे प्रणाम। और आज इस पवित्र दिवस पर अस्पताल में जब मरीज जाता है तो कायाकल्प होकर के बाहर आता है, लेकिन अस्पताल का ही कायाकल्प हो ये बहुत कम होता है। और आज मैं देख रहा हूं कि 98 ईयर ओल्ड एक अस्पताल का कायाकल्प हुआ है, उसे एक नया जीवन मिला है। एक प्रकार से जीवन का एक नया आरंभ हो रहा है इस अस्पताल का। और इस काम को करने के लिए नीता बहन को और रिलायंस फाउंडेशन को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे देश में जब दुनिया के साथ कंपैरिजन होती है तो आरोग्य के क्षेत्र में बहुत सी बातें ऐसी हो जिसमें हमें शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। आज भी हमारे यहाँ जन्म के साथ मरने वाले बच्चों की संख्या बहुत चिंताजनक है। प्रसूता माताओं की मरने की संख्या बहुत चिंताजनक है। कोई एक बच्चा अगर बोरवेल में गिर जाए तो देश भर के मीडिया के लोग वहां पहुंच जाते हैं, रनिंग कमेंट्री देते हैं, वो हिल रहा है, सांस की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। और हर परिवार खाना वाना छोड़ करके टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाता है। और जब तक वो बच्चा जिंदा नहीं निकलता है एक मायूसी का माहौल रहता है। एक बच्चा बोरवेल में गिर जाए देश परेशान हो जाता है। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हमारे अगल बगल में सैकड़ों की तादाद में बच्चे जन्मते साथ ही मृत्यु की शरण हो जाते हैं। कभी बालक मर जाता है, कभी मां और बालक दोनों मर जाते हैं। और कारण जो प्राथमिक सुविधाएं चाहिए उसका अभाव है। और तब जाकर के समाज और सरकार मिल करके इसे हम प्राथमिकता देकर के गरीब से गरीब व्यक्ति को आरोग्य की सुविधाएं कैसे उपलब्ध हो, उस दिशा में जितने प्रयत्न हम करें कम है। उसमें आज
एक आधुनिक स्वरूप में इस अस्पताल का मध्यम वर्गीय गरीब परिवारों के लिए बहुत उपकारक सिद्ध होगा। आज मेडिकल साइंस का रूप बहुत बदल चुका है और आने वाले दिनों में बहुत तेजी से बदलने वाला है। धीरे धीरे डॉक्टरों की एक्सपर्टाइज मेडिकल इक्विपमेंट ले रहे हैं। ज्यादातर इक्विपमेंट तय कर देता है कि आपकी क्या तकलीफ है, बाद में डॉक्टर के हाथ केस जाता है। और इक्विपमेंट के क्षेत्र में इतनी कठिनाई है कि इतने कॉस्टली इक्विपमेंट्स हैं कि सामान्य अस्पतालों में इसको बसाना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, मेक इन इंडिया। क्यों न हमारे देश में मेडिकल के लिए आवश्यक जो इक्विपमेंट है उस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और हमारे देश में इस प्रकार के साधन मैन्युफैक्चर होते हैं तो दूर दरार गांवों तक बहुत कम खर्चे में इन व्यवस्थाओं को उपलब्ध किया जा सकता है। आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में टेलीमेडिसिन के माध्यम से एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कहीं दूर दरार क्षेत्र में भी, पहाड़ों में भी रहने वाले व्यक्ति को भी अगर ये नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए तो अच्छे से अच्छी सेवा उपलब्ध की जा सकती है। भारत सरकार ने एक डिजिटल इंडिया का बीड़ा उठाया है। उसका मूल जो फायदा होना है वो एक टेलीमेडिसिन के माध्यम से गरीब से गरीब पेशेंट को अच्छी सुविधा कैसे मिले, और दूसरा गरीब से गरीब बालक को अच्छी शिक्षा कैसे मिले। और आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये संभव हुआ है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जरूर उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। आरोग्य के क्षेत्र में ये माना हुआ है कि प्रिवेंटिव केयर हम कितनी करते हैं उस पर ही हमारे आरोग्य की संभावनाएं रहती है। बीमार होने के बाद ठीक होने में खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन बीमार न होने के लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन वो कम इन्वेस्टमेंट में हमारी रुचि कम रहती है। व्यक्ति के जीवन में भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के विषय में जितनी कॉन्शियसनेस चाहिए, जितनी अवेयरनेस चाहिए और जितनी सुविधाएं चाहिए, अगर व्यक्ति को पीने का शुद्ध पानी मिल जाए तो भी हेल्थ सेक्टर में बहुत तेजी से सुधार आ सकता है। पीने का शुद्ध पानी, मेरा अपना अनुभव बताता हूं। आप लोगों ने आज से 10 साल पहले साबरमती नदी देखी होगी तो, और किसी बच्चे को कहा जाए कि साबरमती पर ऐसे लिखो तो वो लिखता था कि नदी में बालू होती हैं, सर्कस के टेंट लगते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए अच्छी जगह होती है, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि वहां पानी होता है, नदी में पानी होता है। वो साबरमती के तट पर रहने वालों को पता नहीं था। जब उसको नर्मदा नदी के पानी से जोड़ा गया और साबरमती नदी को जिंदा किया गया, रिवरफ्रंट बनाया गया, दुनिया की नजरों में तो इतना ही है कि वाह, रिवरफ्रंट बहुत अच्छा लगता है, हिंदुस्तान में पहला रिवरफ्रंट बना। लेकिन उसका जो और उपयोग हुआ, उसके कारण रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुआ, ये पानी का सिंचन हुआ, जो नर्मदा का पानी आया, वाटर टेबल ऊपर आए। पूरे शहर के जो वाटर टेबल ऊपर आने के कारण म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिजली का बिल पर ईयर 15 करोड़ रुपए कम हो गया, तो वो और खुश हो गए। अब ये लोगों की नजर में तो हाँ, ये वहां पानी आया, अच्छा लगता है, जरा शेयर करने के लिए ठीक लगता है।
लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले अखबार देखेंगे, अगर 5 दिन 7 दिन भी बारिश ज्यादा रहती थी तो अस्पताल की तस्वीरें अखबार में छपती थी। पेशेंट्स के लिए जगह नहीं थी, वहां की कॉरिडोर के अंदर पेशेंट पड़े हुए हैं और एपिडेमिक का हाल बन जाता था। गरीब परिवार को सबसे बड़ी मुसीबत होती है। अगर ज्यादा गर्मी हो तो गरीब मरेगा, ज्यादा ठंड हो तो गरीब मरेगा, ज्यादा बारिश हो तो गरीब मरेगा। सारी मुसीबतें अगर किसी को झेलनी पड़ती है तो गरीब को झेलनी पड़ती है। और गरीब जब बीमार होता है तो एक इंसान बीमार नहीं होता है, गरीब बीमार होता है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। अगर ऑटो रिक्शा चलाता है, बीमार हो गया, 3 दिन तक पूरा घर भूखा मरता है। लेकिन ये पानी के कारण, वाटर टेबल ऊपर आने के कारण शुद्ध पानी की संभावना पैदा हुई, फ्लोराइड से मुक्त पानी मिलने की संभावना हुई। 10 साल में एक भी एपिडेमिक का अनुभव अहमदाबाद ने नहीं किया था। कहने का तात्पर्य है कि शुद्ध पीने का पानी, इस पर हम जितना बल दें वो आरोग्य के लिए। और ज्यादातर हमारे यहां बच्चे, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था कि पाकिस्तान में जो बच्चे मरते हैं उसमें से 40% बच्चे, मरने वालों में से 40% मरने का कारण यह था कि वे खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं। अब ये स्वभाव सिर्फ पाकिस्तान का ही होगा था नहीं, हम भी तो वही हैं, वो क्या अलग हैं। हमारी तो पुरानी विरासत तो एक ही है। और इसलिए हमारे देश में भी गरीब बच्चे, और इसलिए अभी मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं, उसने एक बड़ा अभियान चलाया, बच्चों को सामूहिक रूप से साबुन से हाथ धोने का कार्यक्रम किया। और उन्होंने ग्रीनविच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है कि एक समय में एक साथ लाखों बच्चों ने हाथ धोए। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको लगेगा क्या हो रहा है कि ये सब देश के लिए करना। ये देश यहीं से शुरू करना पड़ी आवश्यकता पैदा हुई है, यहीं से शुरू करना पड़ी आवश्यकता पैदा हुई है। और इसलिए हम इन दिशा में कैसे, अभी मैं यूनाइटेड नेशन में गया था, पहली बार मुझे बोलने का मौका मिला, और मैंने एक बात कही कि क्यों ना हम इंटरनेशनल योगा डे मनाएं। मैं लगा हूं पीछे, हो सकता है कि यूएन इसको स्वीकार करें। होलिस्टिक हेल्थ केयर पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी होम्योपैथी की ओर जा रहे हैं। होलिस्टिक हेल्थ केयर का मूड बना है। स्ट्रेस युक्त लाइफ में से स्ट्रेस फ्री लाइफ की ओर जाने के लिए एक मूड बना है। और दुनिया को सही चीज कैसे मिले, अगर हमारे पास विरासत है तो उसको कैसे दिया जा सके, उस दिशा में अगर हम प्रयास करते हैं तो हम अपना तो कल्याण कर ही सकते हैं, लेकिन औरों का भी कर सकते हैं। आज भी विश्व में भारत के डॉक्टरों की इतनी प्रतिष्ठा है कि जिन देशों में भारतीय डॉक्टरों का अनुभव है, परिचय है, थोड़ी बहुत जानकारी है, वहां के पेशेंट्स इस बात में हमेशा इच्छुक रहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कोई न कोई इंडियन डॉक्टर का चेहरा उसको दिखाई दे। जिस पल वो इंडियन डॉक्टर का चेहरा देखता है उसका कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है, उसको लगता है अब चिंता नहीं है, अब शरीर उसको सौंप दो। ये इज्जत हमारे डॉक्टरों ने अपने कौशल से प्राप्त की है। हमारे अपना ये कौशल्य है। और मेडिकल साइंस में हम नए नहीं हैं। अब नीता बहन धनवंतरी की बात कर रही थी। हमारे देश में एक जमाना था, गांव में एक वैद्यराज हुआ करते थे और पूरा गांव स्वस्थ होता था। बीमारी गांव में घुस नहीं सकती थी, एक वैद्यराज। आज हर क्षेत्र की स्पेशलाइज है और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्पेशलिटी इतनी आगे बढ़ने वाली है कि बाएं हाथ का स्पेशलिस्ट ही अलग होगा, दाहिने हाथ वाला अलग होगा, राइट आई को कोई और देखता होगा, लेफ्ट आई को कोई और देखता होगा। यहां तक हम आगे बढ़ने वाले हैं। एक वैद्यराज क्या कारण था कि पूरे गांव को स्वस्थ रखता था। इतनी स्पेशलिटी होने के बाद भी हम और संकटों से गुजर जा रहे हैं। हमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर अगर बल दें, हमारी लाइफस्टाइल पर बल दें,
हम खुद अपनी लाइफ को रिस्पेक्ट करना शुरू करें तो हो सकता है हमें इन प्रकार की व्यवस्थाओं की आवश्यकता खड़ी ही ना हो। और ये सब संभव है, मुश्किल काम नहीं है। मेडिकल साइंस की दुनिया में हम गर्व कर सकते हैं। हमारा देश किसी समय क्या था? महाभारत में कर्ण की कथा आती है। हम सब कर्ण के विषय में महाभारत में पढ़ते हैं, लेकिन कभी हमने थोड़ा सा और सोचना शुरू करें तो ध्यान में आएगा कि महाभारत का कहना है कि कर्ण मां की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब यह हुआ कि उस समय जेनेटिक साइंस मौजूद था, तभी तो कर्ण मां की गोद के बिना उसका जन्म हुआ होगा। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा। अनेक ऐसे क्षेत्र होंगे जहां हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और कुछ बातों को तो हमने स्वीकार किया है। आज अगर स्पेस साइंस को देखें तो हमारे पूर्वजों ने स्पेस साइंस में बहुत बड़ी ताकत दिखाई थी किसी समय। उस समय सदियों पहले आर्यभट्ट जैसे लोगों ने जो बातें कही थी, आज विज्ञान उसको स्वीकार करने में सफलतापूर्वक उसकी मान्यता हो गई है। कहने का तात्पर्य एक वो देश है जिस देश के पास ये सामर्थ्य रहा था। इसको हम दोबारा कैसे रिगेन करें? जैसे अस्पताल का कायाकल्प हुआ है, भारत का कायाकल्प भी संभव है। और उस सपनों को पूरा करने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं, और मुझे विश्वास है कि जिन इनिशिएटिव को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं जब ये बातें कहता हूं तो मैं एक बात साफ करता हूं, मैं उस सोच का इंसान नहीं हूं जो ये कहे कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया। मैं ऐसी सोच रखने वाला इंसान नहीं हूं। हर एक ने अपने अपने कार्यकाल में कुछ न कुछ अच्छा काम किया है। जिस समय जिसकी जिम्मेवारी है उसने और अधिक उमंग के साथ और अधिक नई सोच के साथ उस काम को आगे बढ़ाना होता है। हमारी कोशिश है कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सरकार सब कुछ करेगी, इस विचार से बाहर आना होगा, सबने मिलकर के कुछ करना होगा, तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा। और ये सब कुछ संभव है। 125 करोड़ का देश है, क्या कुछ नहीं कर सकता है। जब मैं मार्स की बात करता हूं, अगर मुंबई के अंदर ऑटो रिक्शा में जाना है तो 1 किलोमीटर का खर्चा 10-12 रुपया होता होगा। हम मार्स पर गए, 7 रुपया किलोमीटर का खर्चा आया। ये हमारे वैज्ञानिकों की इतनी ताकत है। और वो 7 रुपया खर्चा आया, लेकिन वो तो आने वाले कई वर्षों तक अपना काम करने वाला है, वो जाकर के सोने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि देश में जो बहुत ऊर्जा है, सामर्थ्य पड़ा है, उस सामर्थ्य को लेकर के हम आगे बढ़े। और इस देश की सोच देखिए, अभी नीता बहन हमारी सर्वे पे सुखिनः सन्तु का मंत्र बोल रही थी। मैं मानता हूं हिंदुस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या दुनिया की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर पॉलिटिकल पार्टी को वन लाइन एजेंडा लिखना है, अपना मैनिफेस्टो लिखना है, तो इससे बड़ा कोई मैनिफेस्टो नहीं हो सकता है जो कहता है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सबके स्वास्थ्य की जहां कल्पना की गई है, सबके सुख की कल्पना की गई है, सबकी शांति के पूर्ण जीवन की कल्पना की गई है। जगत के लिए इससे बड़ा कोई मैनिफेस्टो नहीं हो सकता है जो वेद काल से मानव जात के लिए दिया गया है। उस मैनिफेस्टो को लागू करने के लिए भारत का दायित्व और ज्यादा है, और भारत का दायित्व जब ज्यादा है तब हमारे यहां राजा की कल्पना की गई है, और राजा रंतिदेव ने इसकी व्याख्या की है, और शास्त्रों में उन्होंने कहा है राजा का कर्तव्य की वर्णना करते हुए, न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाश्रम। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है, न मुझे पुनर्जन्म की कामना है। अगर कामना है तो गरीब के आंसू पहुंचने की कामना है। न काम ये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाश्रम। ये भारत की परंपरा रही है। उस परंपरा को लेकर के हम अगर आगे चलते हैं, मुझे विश्वास है
हेल्थ इंश्योरेंस से हेल्थ एश्योरेंस की यात्रा लंबी है, कठिन है। सिर्फ स्पेलिंग बदलने से होने वाला वो काम नहीं है, बहुत बड़ी साधना करनी होगी। लेकिन उस साधना करने का संकल्प लेकर के आप सबके आशीर्वाद मिले, शुभकामनाएं मिले, जरूर सफल होंगे। मैं नीता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अंबानी परिवार को शुभकामनाएं देता हूं। वे इस और मुझे अच्छा ये लगा कि उनके मोबाइल के द्वारा गरीबों की सेवा करने का बड़ा अभियान चल रहा है। नीता बहन मुझे मिली तो मैंने कहा था उसको जितना ज़्यादा एक्सपांड करोगे उतना ज़्यादा समाज की ज़्यादा सेवा होगी। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।